मुंबई, सपनों का शहर, एक 2 करोड़ 10 लाख लोगों की जनसंख्या वाला शहर, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जहाँ हर 2 मिनट में कोई पैदा होता है, एक ऐसा शहर जहाँ हर 5 मिनट में एक सपना बेचा जाता है। और इसी सब के बीच अगर आप गौर से देखें तो एक अकेला ऐसा परिवार है जिसने मुंबई में लाखों लोगों के रहने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है। और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक नंबर पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए ध्यान दें। 60,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 60,000 करोड़ रुपए। ये आज के समय एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नहीं, मैं डीएलएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं लोधा की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी की जिसके फाउंडर के बेटे ने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी एक 300 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस से शुरू करी थी नरीमन पॉइंट पे। और कैसे एक फैमिली बिजनेस जो कि ब्रोकर के छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ, आज के समय इंडिया के पावरफुल रियल एस्टेट एम्पायर्स की लिस्ट में से एक है। उन्होंने ऐसे क्या डिसीजन लिए जो किसी और ने नहीं लिए, और उन्होंने ऐसी क्या चीजें डेवलप करी जो कि कोई और डेवलप कर ही नहीं सकता था। और इस सबके बीच कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी जो कि फोर्ब्स की रैंकिंग में इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में से एक है, जिसने एक बॉलीवुड एक्टर से शादी करी जो कि अहमदाबाद अपना प्राइवेट जेट लेकर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डिनर करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ओबरॉय रियलिटी की। नहीं, ये कोई पीआर वाली वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। ये वीडियो भरी हुई है एम्बिशन से, ब्रिलियंस से एंड कंट्रोवर्सी से। ये वीडियो पूरी तरीके से सच्ची है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ओबरॉय सिर्फ मुंबई तक सीमित है, तो नहीं। 4 दशकों के बाद ओबरॉय इज कमिंग टू नॉर्थ। एंड यार, सिर्फ 4 दिन पुरानी आप इस हेडलाइन को देख सकते हैं। L&T bags contract with Oberoi Realty to construct 7 high-rise residential towers in Gurgaon. The contract is considered as significant between 1,000 to 2,500 crore rupees. इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, 7 हाई-राइज टावर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक नया शहर, ओबरॉय एम्पायर इज एक्सपैंडिंग। ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। ये सब शुरू होता है पिता रणवीर ओबरॉय और उनका 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस। ओबरॉय रियलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1970 के मुंबई को समझना होगा। उस समय मुंबई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। नरीमन पॉइंट का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहा था और ऐसे बूमिंग और क्योटिक मार्केट में एक नाम सामने आता है, रणवीर ओबरॉय, जो कि अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करते हैं 300 स्क्वायर फीट का। उनके पास बस यही सब कुछ था। बट इस ऑफिस से भी कहीं ज्यादा वैल्यूबल उनके पास एक चीज थी। उनके पास थी आंखें जो कि देख सकती थी अपॉर्चुनिटी। रणवीर ओबरॉय की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, बट उस समय के हिसाब से बहुत ब्रिलियंट थी। उनका मानना था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, 10% बुकिंग अमाउंट देकर, जिसको एडवांस सेल्स कहते हैं, यूनिट को बुक कर लेंगे और होल्ड कर लेंगे। तब तक के लिए जब कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बढ़ती है और प्राइसेस बढ़ते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ प्राइस बढ़ने पर वो उस बुकिंग को ट्रांसफर कर देंगे और प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। इस तरीके से उन्होंने बिना कोई भी एक ईंट भी रखे पैसा कमा लिया। रणवीर ओबरॉय एक इन्वेस्टर थे, एक ब्रोकर थे, और साफ शब्दों में कहें तो एक मिडिल मैन। और उसमें वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बट वो ये नहीं चाहते थे। रणवीर ओबरॉय के पास एक बड़ा विचार था। वो डेवलपर बनना चाहते थे। उनका मानना यही था कि मैं किसी और फ्लैट्स क्यों बेचूं, जबकि मैं खुद के फ्लैट्स बना सकता हूँ। अब यही एक ऐसा विचार होता है जो कि एक इन्वेस्टर को एक एम्पायर बिल्डर से सेपरेट करता है। तो उन्होंने अपने सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए एंड उस कैपिटल का इस्तेमाल किया जमीन खरीदने के लिए, एंड वो डेवलपर बन गए। इसी तरीके से नवंबर 2, 1993 शुरुआत होती है ओबरॉय कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक छोटी कंपनी थी, एक फैमिली कंपनी, पर एक बीज था एक ऐसी चीज का जो कि एक दिन पूरे इंडियन लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट को हिलाकर रख देगी। बारी आती है बेटे विकास ओबरॉय की। वो बच्चा जो कि उस ऑफिस में बड़ा हुआ। जिस समय रणवीर ओबरॉय अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, उनके पास एक बेटा था जो कि इस सब को बहुत ध्यान से देख रहा था। विकास ओबरॉय का जन्म मुंबई में हुआ। वो शुरुआती उम्र से ही बहुत क्यूरियस थे, क्रिकेट या मूवीज को लेकर नहीं, बाकी मुंबई के बच्चों की तरह, और डील्स को लेकर, बिल्डिंग्स को लेकर, और आखिर वैल्यू बनती कैसी है इसको लेकर। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करी। इसके अलावा वो मीटिंग्स में बैठे और उन्होंने सब कुछ बहुत ध्यान से समझा। बाद में उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया कॉमर्स की डिग्री के लिए। और यहाँ से मुझे उनके शेड्यूल के बारे में एक चीज़ बहुत पसंद आती है। मॉर्निंग में वो कॉलेज जाते और दोपहर होते ही नरीमन पॉइंट पे अपने फादर के ऑफिस चले आते हैं। वो 2 चीजें एक साथ सीख रहे थे, एक एकेडमिक और एक असली। फिर उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ओनर प्रेसिडेंट प्रोग्राम को ज्वाइन किया। ये प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूटिव और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना था। एक्चुअली ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए पूरी तरीके से एमबीए नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कंपनीज चला रहे हैं बट अपनी थिंकिंग को शार्पन करना चाहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल में। हार्वर्ड ने विकास को कोई करियर नहीं दिया, हार्वर्ड ने विकास को एक ग्लोबल लेंस दिया जिससे कि वो हर इंडियन प्रॉब्लम को देख सकें।
1991 में विकास ने अपने फादर की कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन किया। उस समय वो अपने अर्ली 20s में थे। विकास के पास एक बहुत डिफरेंट विजन था, अपने फादर से डिफरेंट विजन, और इसी डिफरेंस से असली कहानी शुरू होती है। विकास ओबरॉय का विजन था अ सिटी विद इन अ सिटी। उन्होंने मार्केट में गैप ढूंढना शुरू किया एंड अर्ली 2000 में विकास ओबरॉय मुंबई को औरों से बहुत डिफरेंट नजरिए से देख रहे थे। जिस समय मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट का मतलब साउथ मुंबई, मालाबार हिल्स या मरीन ड्राइव हुआ करता था। ये वो जगह थी जहां पर मुंबई के अमीर रहते थे। ये वो जगह थी जहां पर प्रीमियम डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट बनाते थे। बट एक्चुअल में कोई भी सबब्स में वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा था। एंड यही वो समय था जब गोरेगांव ईस्ट को एक मिड रेंज एरिया कंसिडर किया जाता था। बट विकास ओबरॉय ने ये नहीं देखा। विकास ओबरॉय को कुछ और दिखा। उनको दिखा एक 60 एकड़ का लैंड पार्सल जिसकी जरूरत अब फार्मास्यूटिकल जायंट नोवार्टिस को नहीं थी। 2002 में ओबरॉय रियल्टी उसे एक्वायर कर लेती है। सोच के देखिए, मुंबई जैसे शहर में 60 एकड़ जमीन का क्या मतलब होता है। 60 एकड़ ये सिर्फ एक पार्सल नहीं है या एक प्लॉट नहीं है, ये पूरा नेबरहुड है। विकास ओबरॉय ने सोचा हम यहाँ सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक पूरा इकोसिस्टम, रेजिडेंशियल टावर्स, एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, एक लग्जरी होटल, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, और उन्होंने इसको नाम दिया ओबरॉय गार्डन सिटी। आइडिया बहुत सिंपल था बट रिवॉल्यूशनरी था। आइडिया था व्हाट इफ यू नेवर हैड टू लीव योर कॉम्प्लेक्स इन योर एंटायर लाइफ। एंड इसको उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, या फिर आप टैगलाइन भी कह सकते हो इसे। रियल एस्टेट इज जस्ट नॉट अबाउट बिल्डिंग होम्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग कम्युनिटीज। आज गोरेगांव ईस्ट में स्थित ओबरॉय गार्डन सिटी मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एड्रेस है। 80 एकड़ में फैली हुई है डेवलपमेंट। बड़ा वो सोच रहे हैं 80 एकड़ कहां से हो गया, और सब 60 एकड़ का था। बट एक्चुअल में ओबरॉय ने इसमें बाद में और लैंड एक्विजिशन करी थी ताकि इस प्रोजेक्ट को एक बड़े स्केल पर बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। तो यहाँ 4 रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं, ओबरॉय 7, ओबरॉय वुड्स, ओबरॉय एक्सक्लूसिव और ओबरॉय एस्क्वायर, जहाँ आज के समय 5000 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स ही नहीं, यहाँ कमर्शियल टावर्स नाम के 2 टावर्स भी हैं। मुंबई के 2 सबसे ज्यादा प्रीमियम ऑफिस स्पेस बिल्डिंग्स जहाँ पर ग्लोबल कंपनीज आज के समय अपने ऑपरेशन रन कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ ओबरॉय मॉल भी है जो कि मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड प्रीमियम शॉपिंग डेस्टिनेशंस है। एंड इसके अलावा यहाँ द वेस्टर्न मुंबई गार्डन सिटी भी है जो कि एक 5 स्टार होटल चेन है। मई 2010 से मैरियट इंटरनेशनल के अंडर वेस्टर्न ब्रांड इसे ऑपरेट कर रहा है, जबकि बिल्डिंग जो है वो ओबरॉय रियल्टी द्वारा ओन्ड है। यहाँ ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल भी है जिसको विकास ओबरॉय की बहन बिंदु ओबरॉय रन कर रही हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज मुंबईज फाइनेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर ये सबको ध्यान से देखें तो सिर्फ एक लैंड एक्विजिशन मुंबई के सबब्स में जिसको सबने नजरअंदाज कर दिया था, आज के समय ओबरॉय रियल्टी ने वहां एक सिटी बिल्ड कर दी है एक सिटी के अंदर। एज आई सेड, विकास ओबरॉय हैड अ विजन टू बिल्ड अ सिटी विद इन अ सिटी। इसके बाद एक फॉर्मल एंटिटी सेटअप करी गई मई 8, 1998 में, किंगस्टन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक लीगल एंटिटी थी जिसके अंडर मेन कंपनी के ऑपरेशंस को रन किया जाना था। ओबरॉय कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी, ये उससे पूरी तरीके से सेपरेट थी। इसके बाद लगभग 1 दशक तक कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही चुपचाप बिल्ड किया। ना ही कोई फ्लैशी पीआर स्टंट्स, ना ही मीडिया का सर्कस, बस प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट, टाइम पे डिलीवरी, और वो भी ऐसी क्वालिटी के साथ जो कि ओबरॉय को मुंबई के ज्यादातर बिल्डर्स से अलग बना देती है। अक्टूबर 22, 2009 में कंपनी के एग्जैक्ट नेचर को क्लैरिफाई करने के लिए और अपने ब्रांड को दिखाने के लिए जो कि उन्होंने इतने सालों में बनाया है, द कंपनी was renamed as Oberoi Realty Limited. And इसके तुरंत बाद Oberoi gone public. And it was one of the most anticipated IPOs of Indian real estate history. 2010 में Oberoi was listed on both NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. इस IPO ने लगभग 1028 करोड़ रुपए रेज किए and it was massively oversubscribed. मतलब कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा स्टॉक चाहिए थे जितने अवेलेबल कराए गए थे। एंड मार्केट एसेंशियली ये करी थी, या वी ट्रस्ट दिस कंपनी, वी ट्रस्ट विकास ओबरॉयज विजन। एंड इससे बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ओबरॉय रियल्टी जैसी कंपनी से जिनकी फिलॉसफी इतनी सिंपल है। हाँ, उन्होंने और लैंड एक्वायर करी और डेवलपमेंट्स करी और मुंबई के अक्रॉस और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एंड अगर आप जानना चाहते हो इसका टिकर कोड क्या है, तो ओबरॉय रियल्टी का स्टॉक टिकर कोड है OBEROYRLTY। अभी पर इतना सब हमने देख लिया है, तो इस कंपनी के पीछे कौन कौन लोग हैं जो कि आज के समय इसको रन कर रहे हैं, उनके बारे में भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले इंसान है विकास ओबरॉय जो कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनकी नेटवर्थ अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से $5.9 बिलियन है। एंड हाँ, ये वही इंसान है जिनकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी, जो कि अहमदाबाद अपना प्राइवेट जेट लेकर चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डिनर करने के लिए। इसके बाद हैं विकास ओबरॉय की बहन बिंदु ओबरॉय, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री ली हुई है। इसके बाद आते हैं सौमिल अश्विन दरू, जो कि कंपनी के CFO और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं, जो कि बोर्ड के अंदर 2014 से हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने अपनी कॉमर्स की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से करी है। एंड हाँ, यही वो लोग हैं जो कि आज के समय ओबरॉय रियल्टी को रन कर रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं ओबरॉय रियलिटी के पोर्टफोलियो के बारे में। नहीं, अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट हम बात करने वाले हैं ओबरॉय रियलिटी के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की। लगभग 4 दशकों में ओबरॉय रियलिटी ने 51 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट अभी भी जारी है। वीडियो के एंड में कुछ ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं जिनको आप एज योर लग्जरी डेस्टिनेशन चूज करते हैं, देन इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड इस चीज के लिए मैंने लैपटॉप ले लिया है जिससे कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली बता सकूं। एंड या मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, इस वजह से मैंने लैपटॉप लिया है। सो लेट्स गेट ऑन विद द लिस्ट। विद आवर नंबर 1 प्रोजेक्ट इज ऑब्वियसली ओबरॉय गार्डन सिटी गोरेगांव ईस्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। 80 एकड़ के लैंड पार्सल में फैला हुआ प्रोजेक्ट, वन ऑफ द ओबरॉयज फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। एंड अब इस प्रोजेक्ट के अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन द एक्सीलेंस इन टाउनशिप डेवलपमेंट अवार्ड एट एनडीटीवी प्रॉपर्टी अवार्ड 2017 एज वेल एज It won the Best Customer Engagement Award at the Great Indian Marketing Summit, and इसके अलावा भी it has won Asia Pacific Property Awards। अगर किसी भी एंगल से देखें तो ओबरॉय के रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो के ताज का ये एक ऐसा हीरा है जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे चमकदार है, ओबरॉय गार्डन सिटी। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि मुंबई के सबब्स में अगर ओबरॉय इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लाकर उन एरियाज को ग्रो कर सकता है तो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द लग्जरी मार्केट में ओबरॉय क्या कर सकता है, वो हमें बताया है 360 वेस्ट बोरली साउथ मुंबई प्रोजेक्ट में। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है बोरली में, वन ऑफ द मुंबईज मोस्ट कोवेटेड कोस्टल एड्रेसेस। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड थ्रू ओसिस रियलिटी, जो कि एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन ओबरॉय रियलिटी एंड सहाना ग्रुप। अगर मैं कुछ भी यार लैक कर जाता हूँ या फिर मैं कुछ भी मिस कर जाता हूँ उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। It comprises 2 towers. Tower A, it's the Ritz-Carlton Hotel, इंडिया का सबसे पहला Ritz-Carlton Hotel. Tower B is the private residence, a massive 4 and 5 BHK apartment ranging from 3,272 to 11,668 square feet with the price of per square feet 97,000. This project was officially named 360 West in 2015. The Ritz-Carlton was announced as the hospitality partner in May 2014, and Jab Tower B spire was topped out in March 2019. The occasion was marked with a 1.2 meter bronze finial cast in the shape of the stylized Ashok Chakra, blessed in a private puja attended by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. And इस चीज ने दिखा दिया कि this was just not a building, this was a statement. बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, which is Oberoi Sky City Borivali East, a 25-acre indicated development in Borivali East, premium 3 and 4 BHK apartments, world-class amenities, and crucially Oberoi is bringing a full Sky City mall in Borivali, जिसके बारे में अगर आप जानते होंगे, अगर आप ओबरॉय के बारे में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ओबरॉय के बारे में सर्च करते रहते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा। Which received an overwhelming response from both consumers and leading retail brands when announced. This is Oberoi taking the Goregaon formula and replicating it in another suburbs that is on the rise. Yeah, Oberoi is Oberoi. नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें, which is Oberoi LCN गोरेगांव ईस्ट न्यू फेज, द लेटेस्ट फेज विद इन द ओबरॉय गार्डन सिटी। ये प्रोजेक्ट ओबरॉय गार्डन सिटी के अंदर ही आता है। टावर ए ऑफ LCN एट गोरेगांव ड्रोव अ सक्सेसफुल लॉन्च दैट कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। ओवर 2786 यूनिट्स वर लॉन्च्ड। दिस शोज दैट ओबरॉय इज जस्ट नॉट मेंटेनिंग गोरेगांव, they are still growing it. Next project is Inertia and Enigma Mulund West, East Mumbai 3 and 4 BHK residences with views of Sanjay Gandhi National Park, amenities including gymnasium, sports court, mini theatre, landscape greens, swimming pool and yoga room. A push into a part of Mumbai that has been unreserved by premium developers. And then let's get on to the next project, Forest Village Kolshet Thane. Oberoi is bet on Thane, the fastest growing satellite city of Mumbai. Forest Village in Kolshet is a newer development representing Oberoi's expansion beyond its traditional Mumbai catchment. थाने के अंदर ओबरॉय की ये डेवलपमेंट ओबरॉय की सीरियसनेस को दिखाती है कि वो सिर्फ मुंबई के साथ नहीं, आने वाले दूसरे एरियाज के साथ भी पूरे इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज ओबरॉय गार्डन सिटी थाने। नहीं, दिस इज नॉट गोरेगांव ईस्ट, दिस इज थाने। ओबरॉय अपने गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को थाने में लेकर आ रहा है। हाउ? लेट मी टेल यू अबाउट इट। अ सेकंड गार्डन सिटी, taking the blueprint that worked in Goregaon and planting it in Porkhan, Thane. Thane's first OGC phase launch was met with tremendous response, driven strong quarterly revenue for the company. And that's not just right. Like, ये तो बात रही रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो की। अगर हम बात करें कमर्शियल पोर्टफोलियो की, then it is something really really great. अगर हम देखें ओबरॉय के हिसाब से, Oberoi Realty is just not a residential developer. The commercial portfolio is significant and growing part of the business. Commerce 1 and Commerce 2 are already completed and fully leased. ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पहले से कंप्लीट हैं, पूरी तरीके से लीज्ड हैं। Commerce 3, the latest addition, is attracting marquee tenants and experiencing robust leasing demand.
revenue from office assets that has grown consistently, and the commercial portfolio provides Oberoi with a stable recurring income stream that insulates it from the cyclical nature of residential sales. The commercial and retail assets, including Commerce 2 and Commerce 3 and Sky City Mall, have been experiencing a sequential rise in occupancy levels even in quarters when residential sales have been softer. जब रेजिडेंशियल की सेल्स कुछ क्वार्टर्स में कम हो जाती हैं तब भी इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स राइज पे ही होते हैं. इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबरॉय की डिमांड एंड मार्केट वैल्यू क्या है. Not just commercials, not just residentials, Oberoi has expanded themselves into hospitality as well. Luxury stays with Oberoi touch, right? Vikas Oberoi once explained the logic of Westin Hotel at Goregaon with characteristics simplicity. विकास ओबरॉय की ये स्टेटमेंट थी अपने वेस्टर्न वाले होटल को, जो कि उनके ओबरॉय गार्डन सिटी प्रोजेक्ट के अंदर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. वी हैड द सिटी acre land parcel and there wasn't a single 5-star hotel beyond Andheri, so I thought why not create a new hub. Vikas Oberoi vision is just something really different from a normal developer. The decision to build social infrastructure before it was demanded is Oberoi philosophy in one sentence that I've already told you. Don't wait for the neighborhood to become premium. Build the thing that makes it premium. That is the philosophy of Oberoi. That is the vision of Vikas Oberoi. The Western Mumbai Garden City has been operational since May 2010. The building and fixtures are owned by Oberoi Realty. Operations are managed by Marriott International under the Western brand. It is a textbook asset light hospitality model. Oberoi owns the real estate. Marriott brings the global brand and operational expertise. And then of course that there is the Ritz-Carlton Mumbai at 360 West, Worli, South Mumbai. India's first Ritz-Carlton hotel, the most prestigious hotel brand in Marriott portfolio, now bearing the Oberoi stamp in Mumbai. Yeah, this was the portfolio, this was the residential, commercial and project portfolio of Oberoi. अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, I will still need the laptop, I'm sorry guys, बट क्या है ना, नंबर्स पे हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. Oberoi के फाइनेंशियल्स भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं. एंड यार उसके लिए आपको कोई जरूरत पड़ेगी क्योंकि यार माय मैथ इज नॉट एज गुड एज यू वुड थिंक. जस्ट अ जोक. सो लेट्स गेट ऑन विद द फाइनेंशियल्स ऑफ ओबरॉय. एंड ये सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाने वाले हो. यार ओबरॉय किसी भी बिल्डर से, पूरे इंडिया में किसी भी बिल्डर से बहुत ही डिफरेंट है फाइनेंशियल्स के मामले में. एंड टॉप ऑफ द लाइन पे वो क्यों है वो आज आपको समझ में आ जाएगा. एक ओबरॉय जैसे ब्रांड या फिर किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए नंबर्स आर द मेन गेम. ओके, ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू द नंबर्स. ओबरॉय रियलिटी इज जस्ट अ रेवेन्यू मशीन. 5 years का रेवेन्यू CAGR देखें तो दैट इज 27.2%. ओवर द पास्ट 5 years ओबरॉय रियलिटी रेवेन्यू हैज कंपाउंडेड एट अ रेट ऑफ 27.2% annually. To put that into context, if you had a savings account growing at 27% a year, your money would be double every 2.6 years. That is the kind of growth rate Oberoi has been delivering to the shareholders, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि Oberoi का स्टॉक बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है एंड जिसके अंदर शेयर होल्डर्स ने पैसा ही बनाया है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2025 नेट प्रॉफिट इज, बता दूं? ओके, बता ही देते हैं. दैट इज 2225 करोड़ रुपीस, अप बाय 15.5% ईयर ऑन ईयर. 15.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ इस साल, आई मीन नॉट इस साल, 2025 में इस क्वार्टर की अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा. 2025 के अंदर ओबरॉय हैज मेड 2225 करोड़ नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, अप बाय 15.5%. एंड अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, 1926 करोड़ ओबरॉय ने बनाए थे फाइनेंशियल ईयर 2024 में. एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 से अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओबरॉय ने बनाए थे 1904 करोड़. एंड दैट इज नॉट 1 year spike, दिस इज अ पैटर्न. 5 year net profit देखें, 5 year net profit का CAGR है 31.7%. The net profit has grown even faster than the revenue at 31.7% CAGR over 5 years. What that means is that Oberoi Realty is just not growing its top line but actually becoming more profitable as it scales. Operating leverage is working in their favor. Yeah. अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, द एनवी ऑफ द इंडस्ट्री, इसके बारे में भी समझ लेते हैं. अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूँ जो कि आपको रुकने पे मजबूर कर देगा एंड इस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि यार ओबरॉय रियलिटी किस लेवल पे है. लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर्स. देयर इज अ नंबर दैट विल मेक यू स्टॉप. ओबरॉय रियलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 was 58.8%.
Their net profit margin was 42.1%. And let's put that into context, like to understand how extraordinary this is. In the Indian real estate industry, a net margin of 15 to 20% is considered good. A margin of 25% is exceptional. Oberoi Realty at 42.1% net margin is in a completely different league. Oberoi is just Oberoi. Oberoi से हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते. What they can do then, how they can do this, मतलब कैसे Oberoi Realty ये कर पा रहे हैं उसको समझते हैं. उसके लिए दो ही रीजंस हैं कि Oberoi ये क्यों कर पा रहा है. फर्स्ट, they only operate in the premium and luxury segment where margins are structurally higher. Second, their land acquisition costs were often historical, bought at prices that today look like gifts. The Novartis Campman land in Goregaon acquired in 2002, the GlaxoSmith line plot in Worli acquired in 2003. These were the bets made when the land was cheap. The profits are being booked now when luxury apartments in Mumbai cost at rupees 30,000 rupees per square feet to rupees 1 lakh per square feet. And yeah, that's how you can understand कि Oberoi Realty क्यों अपनी ये एक different league में है. And मैं आपको बता देता हूँ Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा भी, जो कि सबसे रिसेंट स्नैपशॉट है. एंड अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा भी. एंड ये हमारे पास सबसे रिसेंट अपडेट्स हैं, यही हमारे पास सबसे रिसेंट डेटा है. एंड या for Q2 financial year 2026, the quarter ending September 2025, consolidated revenue is 1844 crores, profit after tax is 759 crores, EBITDA is 1086 crores, and booking value is 1299 crores. That is approximately 1800 plus crores in revenue in a single quarter, nearly 760 crore rupees in pure profit from one company in real estate. Oberoi is just in a different league, as I've already told you. The balance sheet. Debt to equity ratio stand at 0.2%, meaning the company carries very little bit debt related to its equity base. Return on capital employed for financial year 2025 improved to 17.3%. Market capitalization as of mid-2025, ये mid-2025 तक का ही डेटा है हमारे पास, approximately at $6.49 billion, roughly 54,000 crore rupees. That's amazing. Total shares outstanding is 363,602,237. Promoter group, the Oberoi family, holds a substantial, stable stake. Institutional investors, particularly foreign institutional investors, have shown strong interest and growing interest. So these were the financial and the project portfolio of Oberoi. And let's get on to the next part. अब मैं लैपटॉप रख दूंगा. एंड अब हम आते हैं वापस अपनी स्टोरी पर. अब मैं बात करने वाला हूँ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, विकास ओबरॉय के बारे में, ओबरॉय की फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में, एंड हाउ इट्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैन हिमसेल्फ, जीनियस, बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट. अरे नहीं, मैं टोनी स्टार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ विकास ओबरॉय की. जी हाँ, कोई जीनियस है, बिलियनियर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, फिटनेस एंथुसियास्ट है. उसके अलावा ही इज अ लाइसेंस्ड पायलट and as well as he is a kind father. Vikas Oberoi is genuinely a fascinating character. मैंने उनके बारे में पर्सनली रिसर्च करी है, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ. उनके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है. सबसे पहले ही इज अ लाइसेंस पायलट. उन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई करे हुए हैं. एंड इसके अलावा वो एक साइरस SR-22 टैंगो भी ओन करते हैं, जिसके बारे में रिपोर्टली उन्होंने कई बार कहा है कि वो उस प्लेन को अहमदाबाद, सूरत और जामनगर फ्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिनर करने के लिए. उसके अलावा उन्होंने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करी है 2005 में, गायत्री जोशी. अगर आप एक बॉलीवुड फैन है तो आप गायत्री जोशी जी को जानते होंगे. वो मिस इंडिया फाइनल्स रही हैं 1999 में. उसके अलावा मिस इंडिया इंटरनेशनल रही हैं 2000 में. एंड इसके साथ साथ वो अपने एक रोल के लिए काफ़ी फेमस हैं, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म में स्वीट्स, जो कि 2004 में आई थी, जिसकी स्टारिंग अपोजिट थे शाहरुख खान. उसके अलावा शी इज द फेस ऑफ मेनी ब्रांड्स लाइक गोदरेज, LG, पॉन्ड्स, बॉम्बे डाइंग, सनसिल्क, फिलिप्स एंड या मेनी मोर. ओबरॉय की कहानी में गायत्री जोशी का कोई बहुत बड़ा पिक्चर या पार्ट नहीं है, बट या शी इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर. इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम का वो पार्ट है ओबरॉय के लिए. एंड शी इज़ द बोर्ड मेंबर ऑफ ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल. विकास ओबरॉय ने कई बार खुद बताया हुआ है कि वो वीकेंड्स पे बच्चों के साथ रहते हैं. उनके दो बेटे हैं, विहान और युवान. वो वीकेंड्स पे उनके साथ पास्ता बनाते हैं एंड घर पे वो अपने आप को सिर्फ एक पिता ही मानते हैं. इसके अलावा विकास ओबरॉय अक्षय कुमार के भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. रिपोर्टेडली ये माना गया है कि विकास ओबरॉय उनके साथ स्की और डीप वाटर ड्राइविंग ट्रिप्स पर भी जाते हैं. इसके अलावा विकास ओबरॉय ने ओबरॉय फाउंडेशन भी बनाई है एंड इस फाउंडेशन ने काफ़ी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को फंड भी किया है. एंड इसी फाउंडेशन ने ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत करी थी 2008 में. विकास ओबरॉय इज जेन्युइनली
अ डिफरेंट एंड वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ओबरॉय रियलिटी और विकास ओबरॉय के साथ हुए इंसिडेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में। अब कोई कहानी नहीं, अब कोई रियल एस्टेट एम्पायर की बातें नहीं, बट एक्चुअल स्टोरीज, एक्चुअल कंट्रोवर्सीज, एक्चुअल इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर इस वीडियो को आप एंड मत समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम ओवरऑल रियलिटी के फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उनके अपकमिंग लॉन्चेस एंड गुड़गांव के अंदर वो क्या करने वाले हैं उसकी भी बात करने वाले हैं हम वीडियो में। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो चुकी है, बट स्टिल इसके लिए एक बार मैंने फिर से लैपटॉप ले लिया है, सॉरी फॉर दैट। ये आपका अगर एक्सपीरियंस खराब करता है तो, बट मैं आपको इतनी चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको एक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल से सारी चीज़ें पढ़ के सुनाने वाला हूँ एंड इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मैं बोलने में कुछ गलती करता हूँ उसके लिए पहले से सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं द सार्डिनिया इंसिडेंट, जो कि विकास ओबरॉय एंड गायत्री जोशी के साथ हुआ था। In October 2023, Vikas Oberoi and Gayatri Joshi were in Sardinia, Italy as a part of the Sardinia supercar tour. They were driving a dark blue Lamborghini when a collision occurred involving their car and a red Ferrari, both attempting to pass a camper van simultaneously. The camper van flipped, the Ferrari caught fire. Tragically, two people, Melissa Crottley and Marcus Crottley, both Swiss nationals, died in the accident. Vikas and Gayatri were present at the crash site and were reported to be shaken but physically unharmed. The incident was widely covered by Indian media, partly because of Gayatri Joshi's public profile and partly because of the dramatic circumstances. It was a stark reminder that behind the billions and the headline projects, these are human beings living human life. Now, this was just an incident जो कि उनके साथ हुआ था, not a big one, but still, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने की बात करी थी, वही मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सीज के बारे में, ओवरऑल रियलिटी के साथ हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में। लेट अस गो थ्रू देम विद द सेम ऑनेस्टी एंड वी हैव अप्लाइड टू द पॉजिटिव्स। वही ऑनेस्टी के साथ जो कि हमने पॉजिटिव्स में बताई, उसी ऑनेस्टी के साथ हम कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हेडलाइन है द स्प्लेंडर केस, स्मॉलर फ्लैट्स, लोअर सीलिंग्स। इन 2013, 4 residents of an Oberoi project, Oberoi Splendor, accused Ranbir Oberoi, Vikas's father, of cheating. The allegation was specific. The flat delivered was smaller than promised and the ceilings were lower than what had been sold. This is one of the most common complaints in Indian real estate, the gap between what is shown in a brochure and what is actually delivered. The case reflects a broader issue in Indian real estate that predates RERA, the Real Estate Regulation and Development Act and Authority, which came into force in 2016 and was specifically designed to protect the home buyers from exactly these kinds of dependencies. Oberoi Realty, for its part, maintains that all its current projects are RERA registered. This was one of the cases that I already told you. Next, now let's get on to the next controversy, the stamp paper controversy 2014. In 2014, Vikas Oberoi was named in the stamp paper controversy. According to media reports, 20 stamp papers worth 100 rupees 100, each purchased from the Bombay High Court premises in May 2014, had their registered name altered. Whitener was allegedly used to change the name, and the purchase date was also manipulated. Oberoi and associates were accused of then impersonating as a third party before a notary. This controversy generated significant media coverage, but should be understood in context. Legal proceedings in India are complex, often ongoing, and allegations do not constitute convictions. Oberoi Realty as a company continued operation without major disruption. मैंने आपको बताया था पहले कि कोई भी Oberoi Realty के साथ बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। ज्यादातर बायर्स Oberoi Realty के साथ बहुत खुश हैं। मार्केट चैलेंजेस क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026, यहाँ एक स्लो डाउन देखने के लिए मिला है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। More recently, Oberoi Realty acknowledged a dampening of pre-sales in quarter 3 of financial year 2026. Collections dropped by approximately 30% year on year. The company attributed this to no new launches during the quarter and slower traction from projects like 360 West, Elsian, Enigma, and Sky City. However, and this is important, let me tell you, Vikas Oberoi has pushed back strongly on any narrative of a housing market slowdown. His position is clear and worth quoting directly. मैं उनकी सारी चीज़ें exactly बता देता हूँ. Not really, like I said, we have increased prices in Goregaon. We have increased prices in Borivali, and we don't see any slowdown there at all. It's developer specific, location specific, and product specific, all three, and we tick all the boxes, I feel. That is what Vikas Oberoi said. This is the confidence of a man who has been in this market long enough to know the difference between a cycle and a crisis. जितने भी लोग कहते हैं कि पूरी मार्केट के अंदर स्लो डाउन आ गया है, that is absolutely wrong and misguiding. But actual में मार्केट के अंदर सिर्फ एक स्लो डाउन आया एंड मार्केट क्रैश नहीं होने वाली है, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल. रियल एस्टेट मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम स्लो डाउन आता रहता है एंड देन देयर इज अ बिग जंप जो कि आता ही रहता है. सो यार, दीज वर ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड द थिंग्स
देखिए, मैं जानता हूँ ये बड़ी नहीं है, बट मैंने जैसे कि आपको कहा था मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ बताऊंगा, तो मैंने बताई। बट अब बात करते हैं ओबरॉय रियलिटी के फ्यूचर के बारे में, और हम इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में पहुंच चुके हैं। होप ये आपको पूरी कहानी पसंद आई होगी। बट अब हम इस एंड में, जहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, हम बात करने वाले हैं ओबरॉय रियलिटी के अपकमिंग लॉन्च के बारे में, जो कि वो गुड़गांव में लेकर आ रहे हैं। इतिहास में पहली बार ओबरॉय मुंबई छोड़कर गुड़गांव आ रहे हैं, जहां पर वो सेक्टर 58 गुड़गांव में 14.81 एकर्स के लैंड पार्सल पर, जो कि उन्होंने नवंबर 2023 में एक्वायर किया था आईओ से, वहां पर अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट क्रिएट करने वाले हैं, हाई राइज की, लगभग 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट में। एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग रियली एक्सेप्शनल। गुड़गांव की मार्केट में मैं बहुत फेमिलियर हूँ एंड मैं पहले से इस मार्केट को जानता भी हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये आईरियो ग्रैंड हयात के नाम से था। ये टावर्स बहुत टाइम से बने हुए थे, अब ये टावर्स डिमोलिश हो रहे हैं, जहाँ पर अब ओबरॉय की ये डेवलपमेंट आने वाली है। आपने इसकी न्यूज़ भी बहुत सुन ली होगी, बट आपको इसके अगर एक्चुअल डिटेल चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्री या ये जो डिटेल्स हैं ये भेज दूंगा, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट जाने से पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। टेंशन मत लीजिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को अब सच में एंड करने वाला हूँ, बट मैं इस डॉक्यूमेंट्री को किसी तारीफ के साथ एंड नहीं करना चाहता। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। लगभग इन 4 दशकों में ओबरॉय रियलिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस इनटू इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, admired and consequential real estate companies. The question is not whether they have succeeded, they clearly have actually, but the question is what they do with that success next. रणवीर ओबरॉय ने शुरुआत एक 300 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस से करी थी और एक सपने के साथ करी थी। विकास ओबरॉय, उनके बेटे ने उस सपने को 51 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, 80 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, इंडिया का सबसे पहला रिट्ज कार्लटन होटल, 2225 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट एंड 54,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में बदल दिया। ओबरॉय रियलिटी इज जस्ट नॉट अ कंपनी, इट्स जस्ट नॉट अ रियल एस्टेट कंपनी, इट्स अ स्टेटमेंट about what is possible when you combine patience with vision. Mumbai builds its dreams in concrete and glass, and no one has poured more concrete or more ambition than Oberoi Realty. Thank you. Jai Hind.